मित्रों नमस्कार। लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम लेमैन टू लॉमैन। मित्रों, देश के एक होनहार एआई इंजीनियर अतुल सुभाष द्वारा सुसाइड कर लिया गया, ये खबर पूरे देश में सबने सुनी। बड़ा अफसोसजनक, दुर्भाग्यपूर्ण रहा। मित्रों, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट इसी इशू पर है। क्या है वो कि जीवन में बैलेंस का होना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस, या यूँ कहिए कि परिस्थितियों से सामंजस्य, परिस्थितियों से बैलेंस बनाकर चलने का नाम ही जीवन है। मित्रों, पहले कुछ समय पहले की तरफ मैं चलता हूँ। क्या होता था, बहुओं के साथ में घर की डॉटर इन लॉज, बहू का मतलब है, के साथ जाति करना, उनके साथ उत्पीड़न, जलाना, मारने के मामले में बहुत ज़्यादा ऐसी घटनाएं होती थी जो मानवता पे कलंक है। ये बहुत कलंकित बात है जिसमें हमारी मातृशक्ति महिलाओं के साथ में इस तरह की जाति के मामले आए। लेकिन क्या करें, पहले आते थे, बहुत ज़्यादा आते थे, और परिस्थितियों से जूझने के लिए उपाय भी ढूंढे जाते रहे। लेकिन क्या हुआ कि कैसे भाई इन समस्याओं को निराकरण करें। मैं मातृशक्ति पर उत्पीड़न की बात कर रहा हूँ। तो 1983 में आईपीसी में एक सेक्शन लाया गया 498A। इसमें क्या किया गया, इसमें पति मतलब हस्बैंड और उसके हस्बैंड के भाई बहनों या उसके परिवार के द्वारा जो घर की बहू है उस पर जाति ना हो, इसके लिए प्रोविज़न लाया गया और इसमें सज़ा और फाइन, जुर्माना दोनों की व्यवस्था की गई। इसके बाद 2005 में घरेलू हिंसा में महिला संरक्षण अधिनियम ये लाया गया, जो कि 26 अक्टूबर 2006 से लागू हुआ। मतलब बड़े इम्पॉर्टेंट इसमें अमेंडमेंट्स हो रहे हैं कि कैसे इस पे बहुओं पर जो महिलाएं हैं, हमारी मातृशक्ति, इस पर जाति को कैसे रोका जाए। असर आया और असर अच्छा आया। असर चला, वो कैसा आया कि वो क्रूरता के केस जो थे वो कम होने लगे। लेकिन असर आते आते जो मैंने बात कही बैलेंस की, वो बैलेंस जो है वो खराब होने लगा और महिला पक्ष के द्वारा पुरुष पक्षों पर इसका उत्पीड़न, उल्टा उत्पीड़न, वो असर जो था वो ठीक आते आते बैलेंस और बैलेंस से आगे बढ़ गया। क्या हुआ कि महिला पक्ष के द्वारा पुरुष पक्ष पर, मतलब महिलाओं के द्वारा अपने हस्बैंड और उसके परिवार के लोगों पर उसको उत्पीड़न करना, उनका हैरेसमेंट करना शुरू हो गया और उनको ब्लैकमेल करना शुरू हो गया। क्या हो गया, जो कानून उनकी डिफेंस के लिए आए थे वही कानून उन्होंने अटैक करने के लिए यूज़ करना शुरू कर दिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि एक डाटा सामने आया। वो डाटा क्या बताता है, वो ये बताता है कि वो जो 498 के जो केस हैं वो किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। हम इसकी तरफ, ये 2004 से लेकर 2014 तक का डाटा है। अब आप जरा सा देखिए, जो डिस्प्ले भी हो रहा है कि 2004 में 58,121 केस आए और 2009 में 89,546 केस आए। 2010 में 94,041 केस, 2011 में 99,135, 2012 में 1,06,527, 2013 में 1,18,826 और 2014 में 1,22,872। इस तरह से ये बताता है कि 498 के केस जो पहले कम आते थे वो बराबर बढ़ते जा रहे हैं। ये ऐसे केसों की संख्या बढ़ रही है और इसमें क्या हुआ, ये किसके खिलाफ है, सब पुरुषों के खिलाफ है, पति और उसके परिवार के खिलाफ है। तो इससे उनको दबाया जाना दिखाई पड़ता है कि ये उनके खिलाफ हो रहे हैं। अब इसका दूसरा अर्थ भी है कि भाई होते होंगे। मातृशक्ति पर क्रूरता तो कम हुई, लेकिन रक्षार्थ कानून जो था उसका दुरुपयोग, मिसयूज ऑफ लॉ एंड मिसयूज ऑफ पावर शुरू होने लगा और ये बढ़ने लगा। झूठे केसों की संख्या बढ़ने लगी, बैलेंस बिगड़ने लगा, मामले सुप्रीम कोर्ट तक आ गए। अब
सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये बातें आई तो एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट इसी तरह का जो मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, मैं उसको लेता हूं और उसमें क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने उसको हम बताते हैं। उस पहले तो हम बताते हैं कि मामला कौन सा था। वो मामला था के श्रीनिवास वर्सेस के सुनीता, सिविल अपील नंबर 1213 ऑफ 2006। डेट ऑफ ऑर्डर है इसमें 19/11/2014। इसको हम समझते हैं, थोड़ा सा नेटशेल में इसके फैक्ट समझ लें जिससे कि हमें को केस समझ में आए। कहानी ये है कि फरवरी 1989 में एक शादी हुई और मई 91 में उनके एक बेटा हुआ। जून 95 में वाइफ घर छोड़ करके चली गई। हो जाता है, कोई डिस्प्यूट रहा होगा, अपने घर चली गई, मतलब जून 95 में उसने घर छोड़ दिया, ससुराल छोड़ दिया, अपने हस्बैंड का घर छोड़ दिया। अगले ही महीने जुलाई 95 में उसके हस्बैंड ने एक डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर दी फैमिली कोर्ट में। और इसके बाद अब आप यहाँ पे जरा सा ध्यान दीजिए कि 95 जुलाई में ये डाइवोर्स पिटीशन फाइल हुई है और इसके बाद डाइवोर्स पिटीशन फाइल होने के बाद वाइफ ने अपने हस्बैंड और उसके फैमिली के खिलाफ 498A, 307 दहेज और आदि की क्रिमिनल पूरा, जिसको कि एक आम भाषा में जो शब्द यूज़ हो रहा है वो हो रहा है पैकेज, पूरा पैकेज लगा दिया। वो हस्बैंड के खिलाफ पूरा पैकेज, जितनी भी धाराएँ थी, वो जितने केस हो सकते थे, वो पूरे केस फाइल कर दिए। ये ध्यान देने की बात है कि डाइवोर्स होने के बाद, अब इम्पॉर्टेंट क्या बात आ गई सामने कि डाइवोर्स पिटीशन के बाद ये क्रिमिनल केस फाइल हुए। फैमिली मेंबर और उसके हस्बैंड को अरेस्ट कर लिया गया और अरेस्ट होने के बाद वो जमानत हुई। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह आई कि 95 में डाइवोर्स जो फाइल हुआ था, 99 में वो जो फैमिली कोर्ट था उसने वो डाइवोर्स अवॉर्ड कर दिया और डाइवोर्स हो गया। अब आप देखिए 99 में डाइवोर्स हो गया। नेक्स्ट सन 2000 आई, तो 2000 में ट्रायल कोर्ट ने जितने भी केसेस थे, वो जिसको मैं पैकेज कह रहा हूँ, वो सारे के सारे उसके हस्बैंड और उसके फैमिली मेंबर्स के खिलाफ जो थे उन सबको बिल्कुल गलत पाया और इसलिए उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। 2000 में फैमिली और उसके हस्बैंड भी बरी हो गए और 99 में वो डाइवोर्स भी हो गया। अब क्या हुआ कि जो उसकी वाइफ ने ये कहा हाई कोर्ट में जाकर के, एक हाई कोर्ट क्यों गई कि डाइवोर्स गलत दे दिया गया, डाइवोर्स नहीं होना चाहिए था, वो गलत आधार पर दे दिया गया। हाई कोर्ट ने कहा ठीक है, उसकी बात हाई कोर्ट ने मानी और हाई कोर्ट ने वो शादी को रिस्टोर कर दिया, डाइवोर्स का जो ऑर्डर था वो ख़त्म कर दिया। लेकिन सारे फैमिली वाले तो सब छूट गए। इसी बात आप ध्यान देखिए, मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि हस्बैंड और उस पर जितने भी क्रिमिनल केस थे, जो पैकेज था, वो तो सब खत्म हो चुका है, वो खत्म हो गया। पति द्वारा मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया। अब मामला पहुँच गया सुप्रीम कोर्ट में, क्या कि साहब डाइवोर्स हो जाना चाहिए था, डाइवोर्स क्यों नहीं किया। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर किया। अब उसमें क्या क्या चीज़ें दी, देखिए जरा सा नेटशेल में समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सभी क्रिमिनल कंप्लेंट्स थी वो डाइवोर्स के बाद हुई हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो क्रिमिनल कंप्लेंट्स थे ये सब कब हुई हैं, डाइवोर्स के बाद। इसका मतलब क्या है, बैड इंटेंशन। इसका मतलब क्या है, बदला लेने की भावना। तो ये, और फिर वो भी सन 2000 में ट्रायल कोर्ट के द्वारा झूठी पाई गई, गलत पाई गई। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर में ये कहा कि इस तरह से झूठी कंप्लेंट करना, ये सिद्ध हो जाता है कि झूठी करी है, तो झूठी कंप्लेंट करना अपने आप में एक क्रूरटी है, एक क्रूरता है, जो कि डाइवोर्स का आधार है, होना चाहिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया था हाई कोर्ट ने कि रिस्टोर कर दी जाए शादी, उस ऑर्डर को ख़त्म कर दिया। और जो नीचे से फैमिली कोर्ट का ऑर्डर था कि 99 का कि साहब डाइवोर्स अवार्ड कर दिया था, उसको रिस्टोर कर दिया और उसको कहा कि क्योंकि ये क्रूरता है, झूठी कंप्लेंट करना वो एक क्रूरता मानी जाती है, इसलिए उसको सुप्रीम कोर्ट ने जो डाइवोर्स हो गया था उसको रिस्टोर कर दिया। इंपॉर्टेंट बात हो गई कि झूठी कंप्लेंट अगर करेंगे तो वो एक तरह की क्रूरता है, उस आधार पर डाइवोर्स हो सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट जजमेंट कौन सा है, वो भी बहुत अच्छा है, सुनिए आप। ये सुप्रीम कोर्ट का, इसका कौन सा मामला है, राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, क्रिमिनल अपील नंबर 1265 ऑफ 2017। और इसमें ऑर्डर आया 27 जुलाई 2017 को। इसके भी थोड़े से फैक्ट समझ लेते हैं, क्योंकि केस तभी समझ में आता है जब उसकी कहानी समझ में आए। इसमें कहानी ये थी कि वाइफ ने अपने हस्बैंड और उसके भाई बहनों और फादर मदर के खिलाफ एक 498A का केस कंप्लेंट्स डाल दी।
तो ट्रायल कोर्ट ने क्या किया कि उसने देखा प्राइमा फेसी और उसने केवल हस्बैंड को सम्मन किया और बाकी फैमिली मेंबर्स को सम्मन नहीं किया। तो वाइफ जो उसके सेशन कोर्ट में चली गई कि भाई ये तो सबको सम्मन करना चाहिए, सभी शामिल हैं। तो सेशन कोर्ट ने सम्मन सारी फैमिली को कर दिया, जिस पे फैमिली वाले हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट ने कहा नहीं नहीं, सेशन ने सही कहा है, तो इसलिए सबको सम्मन किया जाना चाहिए। इस पे फैमिली वाले सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और ये मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये सब जब देखा तो इसमें इस मामले में उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट ऑर्डर इसलिए है कि गाइडलाइन जारी कर दी। और वो गाइडलाइंस क्या है कभी किसी अलग वीडियो में, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, कभी और किसी में बताऊंगा, लेकिन आज नेचुरल में ये बताऊं कि इस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक कमेटी बनाई जाए और वो कमेटी 498 है कि कभी भी कोई कंप्लेंट आए तो पहले कमेटी को भेजी जाए। कमेटी 1 महीने के अंदर उस पर उसके दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपनी रिपोर्ट दे। उस रिपोर्ट को कंसिडर करने के बाद ही कोर्ट जो है आगे बढ़ेगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट बात हो गई। अब आता है एक लेटेस्ट एकदम 2 दिन पहले का ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का। ये मामला बहुत ही इंपॉर्टेंट आया और उसमें क्या है पहले तो समझ लें मामला कौन सा है। रिंकू बहती वर्सेस संदेश शारदा का ये मामला है। 19 दिसंबर 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही इंपॉर्टेंट जब अपने गाइडलाइंस कहिए या उसको डायरेक्शंस कहिए, उसको ये कहिए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसले में क्या बातें कही है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। क्या पढ़ के सुनाता हूँ, उसमें क्या क्या कहा है नेटशेल में। ऑर्डर तो लंबा है, 73 पेज का ऑर्डर है। तो ये उसमें क्या कहा है, महिलाओं की भलाई के लिए बनाए गए सख्त कानूनी प्रावधान पतियों को दंडित करने, धमकाने, उन पर हावी होने या उनसे जबरन वसूली करने के लिए नहीं है। 498 पे खास तौर से कहा गया है। न्यायमूर्ति BV नागारत्ना और न्यायमूर्ति पंकज मित्तल की बेंच ने कहा कि हिंदू विवाह एक पवित्र प्रथा है जो परिवार की नींव है, ना कि व्यवहारिक समझौता। कोर्ट ने यह भी कहा कि महिलाओं को ये समझना चाहिए कि कानून के सख्त प्रावधान उनकी सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए हैं, ना कि पतियों को दंडित करने का जबरन वसूली करने के साधन के रूप में। ये निर्णय वैवाहिक विवादों में कानून के दुरुपयोग पर सुप्रीम कोर्ट की चिंता को दर्शाता है और ये स्पष्ट करता है कि ऐसे कानूनों का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण है, ना कि पतियों के खिलाफ दुरुपयोग करने के लिए। मित्रों, एक डाटा आया है, बड़ा चौंकाने वाला है, अच्छा नहीं है। वो क्या है कि उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि देश के 23% युवा अब इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि वो शादी नहीं करना चाहते। 23% युवा शादी नहीं करना चाहते। ये चौंकाने वाला डाटा है, आंकड़े हैं, अच्छे नहीं हैं। मित्रों, जीवन अमूल्य है, संघर्ष ही जीवन है। हर समस्या का निदान है वो भी जीवन के अंदर ही। जीवन को समाप्त करना समस्या से का निदान नहीं है, समस्या के सामने घुटने टेक देना है। मित्रों, अफसोसजनक घटना हुई, बहुत सारे लोग प्रभावित हैं देश में। मैंने जैसे बताया इतने सारे केसेस हैं, इतने आगे ये 2014 के आगे और बढ़ते ही चला गया। तो इस तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए। समाज के साथ साथ हम लोगों को, न्यायालय बहुत चिंतित हैं, सभी लोग चिंतित हैं। तो ऐसा लगता है कि कोई भी पावर जब आती है तो उसका बैलेंस खराब हो जाता है। जैसा मैंने कहा कि हम सब लोगों को अपने जीवन में बैलेंस बना के रखना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। नमस्कार।